A very good evening. So we are starting with a new chapter, that is chapter number 5, legal reasoning. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा इंस्ट्रक्शन. ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अगर आप देख रहे हो ड्राइव स्टूडेंट, पेन ड्राइव स्टूडेंट या जो भी स्टूडेंट है, ये चैप्टर सबसे लास्ट में देखना है चैप्टर. मतलब इन शॉर्ट आपने पहले 1 to 4 चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद ये चैप्टर देखना, क्योंकि पहले 4 चैप्टर्स का एप्लीकेशन इस चैप्टर के अंदर है. तो अगर आपने पहले जो 4 चैप्टर्स है लाइक लॉ ऑफ टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनी लॉ, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर आपको बेसिकली नहीं आएगा. तो पहले 4 चैप्टर पढ़ने के बाद ही आपको ये चैप्टर पढ़ना है. अ वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन. अब इस चैप्टर में है क्या, इस चैप्टर को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा. पहला जो पार्ट है वो लीगल टर्मिनोलॉजीज को लेकर बनाया गया है. जो एक लॉफुल वर्ड्स बार बार लॉ में जो आता है उसको उन्होंने कहीं ना कहीं दिया है, उसका मीनिंग दिया है. और दूसरा जो पार्ट है, जो भी आपने 4 चैप्टर पढ़ा है उसका एप्लीकेशन ऑफ लॉ, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ सेकेंड पार्ट में है. तो फ्रैंकली स्पीकिंग जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो लगभग, अगर मैं बोल रहा हूँ 60-70 मीनिंग्स है, एक साथ पढ़ना टफ होगा. हम रोज हर लेक्चर में कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज डेवलप करते जाएंगे और फिर हम उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन पार्ट भी देखेंगे जो सेकेंड पार्ट है. तो ये चैप्टर मिक्स चलेगा, एक फ्लो ऑफ ऑर्डर फिक्स नहीं रहेगा. रीज़न है कि लीगल टर्मिनोलॉजी दिन में कितना समझ में आ रहा है, उसके बाद जितना टाइम बचेगा वहाँ पर हम जो मैं आपको बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो चलेगा. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ऐसे कुछ कुछ वर्ड्स आपने ऑलरेडी पढ़ लिए. एब इनिशियो पढ़ा है ना, कहाँ पढ़ा था एब इनिशियो. एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग. याद आ रहा है वॉइड एब इनिशियो. एब इनिशियो ये लीगल मैक्सिम है. एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग. हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एग्रीमेंट. वॉइड एग्रीमेंट इट इज वॉइड एब इनिशियो, राइट. तो ये वाला मैक्सिम आपको आता है, ठीक है ना बात. तो पहला मैक्सिम हमने पढ़ लिया है, फटाफट लिखना बुक के अंदर. एब इनिशियो मेन मैक्सिम्स हम करेंगे. एब इनिशियो dash from the beginning. From the beginning. अब सेकेंड जो मैं एड वोलोरम, ये एक्चुअली ये वर्ड टैक्स में ज्यादा कैलकुलेट किया जाता है, यूज किया जाता है. एड वोलोरम. सो व्हाट यू मीन बाय एड वोलोरम? अकॉर्डिंग टू द वैल्यू. जैसे एग्जाम्पल है, मैं बोल रहा हूँ जीएसटी इज एड वोलोरम टैक्स. मतलब क्या सर? देखो, जो भी वैल्यू है गुड्स की उसका 10% आपको जीएसटी देना है वैल्यू का. अगर एग्जाम्पल है 1000 का वैल्यू है तो 10% टैक्स देना है, दैट इज 100 रुपीज. और अगर 10,000 की वैल्यू है, वैल्यू पे टैक्स 10%, दैट इज 1000 रुपीज. तो सर मतलब क्या, पहले कैसे होता था? पहले क्या था, पहले पर यूनिट पे टैक्स लिया जाता है. लाइक एग्जाम्पल है, मैंने साइकिल इंपोर्ट किया तो पर साइकिल पे 100 रुपीज देना है. अब 1000 की साइकिल हो या 10,000 की साइकिल हो, 100 रुपीज पर साइकिल देना है. ये तो गलत हो रहा है. जो 10,000 की साइकिल बेच रहा है उसको सिर्फ 100 ही देना है, जो 1000 की साइकिल बेच रहा है उसको 100 देना है. करेक्ट. तो वो एड वोलोरम नहीं है, बेस्ड ऑन वैल्यू नहीं है. 100 रुपए इररिलेवेंट ऑफ वैल्यू है. 100 rupees irrelevant of the value is 100 or basically 1000, 10,000. But now if I am talking about GST is 18% of the value का 18%. अगर साइकिल 1000 की है तो 180 रुपीज टैक्स जाएगा, और साइकिल 10,000 की है तो 1800 टैक्स जाएगा. तो इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं दैट इज एड वोलोरम अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द गुड्स. ये ज्यादातर टैक्स लॉज में यूज किया जाता है. टैक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ लॉ लाइक इनकम टैक्स एक्ट 1961. करेक्ट. तो ये बट कॉमन वर्ड है, लिखो बुक में आपने. सेकंड जो है लीगल मैक्सिम एड वोलोरम अकॉर्डिंग टू वैल्यू. अकॉर्डिंग टू वैल्यू. बेनामी. अरे आपको मैं मोदी जी का स्पीच सुनाऊंगा, आपको शायद वीडियो ना सुनाई दे. बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी प्रॉपर्टी नोटबंदी के दौरान
उससे आगे पीछे बेनामी, बेनामी वर्ड बहुत चला। देखो मैं आपको दिखाता हूं, मोदी जी ऑन बेनामी प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हैं मोदी जी? आई होप आपको शायद आवाज आ जाए। ऐड नहीं देखना है। 1000 और 500 के नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब पीएम के निशाने पर हैं आलीशान संपत्तियां। पीएम के मुताबिक बेनामी संपत्तियों में छिपा हुआ है देश का बड़ा कालाधन। हम जानते हैं, आपको भी पता है कि दिल्ली के किसी बाबू का ये गोवा में फ्लैट बना है ना। मैं गोवा के बिल्डरों से मेरी शिकायत है, उनका तो काम है। बोल रहे हैं कि दिल्ली के किसी बाबू का गोवा में फ्लैट छुपा हुआ है। मतलब क्या? लाइक मेरा नाम मयूर अग्रवाल है, तो मैंने बेनामी आइडेंटिटी क्रिएट्स की, बोगस आइडेंटिटी। मेरे नाम, मेरे पास मयूर अग्रवाल, मयूरा अग्रवाल, मयूर अग्रवाल, मथुरा अग्रवाल, ऐसे 4 आइडेंटिटी क्रिएट करके मैंने अलग अलग प्रोफाइल्स बनाए। रियल में कोई पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं होता है, एग्जिस्ट एक ही होता है, बट मैंने आइडेंटिटी 4 बनाई। क्योंकि मुझे इनकम टैक्स या मुझे बेसिकली एक तरीके से गवर्नमेंट से बचना, इतना पैसा मेरे पास आया कहाँ से, तो मैंने 4 फिक्टिशियस पर्सन बनाकर 4 अलग अलग फिक्टिशियस नाम पर प्रॉपर्टी लेके रखी। बेनामी प्रॉपर्टी, बेनामी नेमलेस, जो रियल में कोई है नहीं, बट बोगस एंट्रीज या बोगस फिक्टिशियस नाम पर लोग क्रिएट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिशियंस, मैनी अदर्स। लाइक एक पर्सन, मिस्टर ए के पास बहुत ब्लैक मनी है, उसने अपना एक लैंड खरीदना बट बी के नाम पे खरीदा, बट लैंड पे हक ए ने रखा, तो बी इज अ बेनामी पर्सन। ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो इट इज नेमलेस। ठीक है ना बात? तो ये ऐसे बहुत लोग कर रहे हैं, पैसा किसी और का और प्रॉपर्टी किसी और की। वो गाना सुना होगा आपने, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है, वैसी वाली बात है। दैट इज बेनामी। करेक्ट? तो लिखो बुक के अंदर, बेनामी इज नेमलेस। बेनामी इज नेमलेस, नॉट शेमलेस बेटा, नेमलेस। बेनामी इज नेमलेस। ओके, नाउ बोनाफाइड, 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 जेन्युइन बायर, गुड फेथ में गुड्स खरीदना। ही इज अ जेन्युइन बायर, बोनाफाइड पर्सन, गुड फेथ। उसको नहीं पता था कि मिस्टर रामलाल चोरी का माल बेच रहा है। ही परचेज्ड इनोसेंटली। दैट इनोसेंस और इनोसेंट पर्सन इज कॉल्ड एज दैट ही हैज डन इन बोनाफाइड इंटेंशन, गुड इंटेंशन। तो ये वर्ड बहुत कॉमनली आता है लॉ के अंदर, बोनाफाइड वर्ड लिखना बेटा। गुड फेथ और जेन्युइन, गुड फेथ और जेन्युइन, गुड फेथ और जेन्युइन। ये वर्ड भी आया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, कंसेंसस एंड एडियम, फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट मतलब एग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मैं बोल रहा हूं मेरे फ्रेंड को मुझे कार बेचनी है, मैं दिमाग में लेके बैठा हूं रेड कार बेचनी है, मेरे फ्रेंड को लगा ग्रीन कार खरीदनी है, दोनों भी पार्टी बोल रहे डन, बट सेम थिंग इन द सेम सेंस, यस और नो? नो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर महेश भट्ट मुझे मिलने आए और बोले कि मैं, सपोज वो कटरीना और आलिया भट्ट के साथ है, अब वो बोलते हैं कि मैं एक रिश्ता लेकर आया हूं,
मुझे लग रहा वो आलिया भट्ट की बात कर रहे हैं, बट वो बात कर रहे थे कटरीना की। हम दोनों पार्टीज अलग अलग मुद्दों पे बात कर रहे हैं। कंसेंट है या नहीं है? नहीं है, बिकॉज वी आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट एंगल, not in the same sense. When you think in the same line, same sense, that is called as consensus ad idiom. That is called as consensus ad idiom. कंसेंस मतलब कॉमन कंसेंट, दोनों भी पार्टी रामलाल श्यामलाल जो है वो एक ही मुद्दे पे बात कर रहे हैं। रामलाल को महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी बेचनी है और श्यामलाल को वही महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी खरीदनी है। कंसेंसस एट एडियम, रामलाल बात कर रहा है महाबलेश्वर की प्रॉपर्टी और श्यामलाल सोच रहा है लोनावला की प्रॉपर्टी। नो कंसेंसस, नो कंसेंसस। तो कंसेंसस एट एडियम मतलब कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन कंसेंट नेसेसरी फॉर द बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। बेटा लिखो इस चीज को। लिखो लिखो लिखो, कम ऑन। चैंपियन चैंपियन लिख रही। Consensus at idiom means common consent necessary for the binding contract. Okay, ये वर्ड मेरा फेवरेट है, साइप्रस। साइप्रस as near as may be practicable. साइप्रस as near as practicable. सर कैन यू गिव एग्जांपल? देखो एग्जांपल है, सपोज एक लैंड है, वहां पर हनुमान जी का मंदिर है, ओके, और बाजू में लैंड है वो किसी रामलाल को बिलोंग करता है। अब रामलाल को भी अपने लैंड पर, बगर वाले लैंड पर मंदिर बनाना बोला, मैं भी हनुमान जी का मंदिर बनाऊंगा। अरे कभी आपने देखा है दो मंदिर आजू बाजू में और दोनों में भी हनुमान जी, और उसमें भी आप जा रहे हो, कौन से वाले हनुमान जी के पैर पड़ने, कौन से वाले ज्यादा प्रसन्न होंगे और या कोई ब्लेस ज्यादा करेगा? कंफ्यूज्ड। दोनों एक हनुमान जी के पास गए तो दूसरा नाराज, कभी आपने देखा ये? तो सपोज पहला ऑलरेडी एक टेम्पल बन चुका है, उसके बाजू वाले लैंड को भी टेम्पल बनाना है, तो कोड बोलता है नहीं भाई, दो हनुमान जी आजू बाजू में नहीं बैठेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूं। तुम एक काम करो, यहां पर मंदिर में जो भक्त आते हैं उनके लिए सत्संग का हॉल बना लो, एज नियर एज पॉसिबल। जो तुम चाहते हो वो पॉसिबल नहीं है, दो हनुमान जी के मंदिर आजू बाजू नहीं करेंगे, बट एक हनुमान जी का मंदिर है तो बाजू वाले लैंड पर तुम्हें हनुमान जी का मंदिर तो अलाउड नहीं है, बट तुम एक काम कर लो, सत्संग का हॉल बना लो, भवन बना लो, पार्किंग दे दो, तो तुम अल्टीमेटली हनुमान जी के मंदिर का ही काम कर रहे हो। एज नियर एज पॉसिबल। होता है ना कभी कभी आप जब शॉपिंग करते हो तो आपको कोई एक रेड कलर का कपड़ा पसंद आया, बट आपको उसका साइज फिटिंग नहीं मिल पा रहा है, आपको वही पसंद आया, तो थोड़ा नियर बाय शेड शॉपकीपर ने आपको दे दिया, प्रैक्टिकली नियर बाय, जो थोड़ा यार आपके हिसाब से सेटिस्फाइड वे में होना चाहिए। एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, बट एज नियर एज पॉसिबल। उसको लैटिन वर्ड या लीगल मैक्सिम में बोला जाता है साइप्रस, एज नियर एज मे बी प्रैक्टिकेबल। और ये वर्ड तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ा, डैमनम सिन इंजूरिया। डैमनम सिन इंजूरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। डैमेज विदाउट इंजरी याद करो, मेरे बाजू वाले ने शॉप खोला, मैंने उसके बाजू में शॉप खोला, मेरे शॉप खोलने से उसका प्रॉफिट हुआ, उसका डैमेज हुआ, उसका प्रॉफिट कम हुआ, मेरा प्रॉफिट बना, उसको कंपटीशन बढ़ा, बट मैंने उसको कोई इंजरी नहीं की, डैमेज किया, नुकसान किया मैंने। तो डैमनम सिन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी, एंड डी फैक्टो मतलब इन फैक्ट, इन रियलिटी। ठीक है, तो ये तीन वर्ड्स आप लिखोगे। चलो कमॉन, कौन से तीन? साइप्रस, डैमनम सिन इंजुरिया एंड डी फैक्टो। मैं मार्क कर रहा हूं, 1 2 3, स्टार्ट राइटिंग।
Please write down. I hope you are writing. Okay, Cyprus, as near as practical possible. Damnum sum injuria, damage without injury, and de facto matlab in fact. ओके चलो अगला डेनोवो 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 व्हाट डू यू मीन बाय डेनोवो या डेनोवो ये वर्ड आप इंस्टीट्यूट के साथ देखना इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे दिखाऊंगा ये वर्ड डेनोवो सर इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे आईसीएसआई की वेबसाइट पे यस अरे जब भी कुछ चेंजेस करते हैं आप रजिस्ट्रेशन के साथ लाइक मेरा अगर रजिस्ट्रेशन ओल्ड कोर्स के अंदर है सीएस एग्जीक्यूटिव मैंने न्यू कोर्स में कन्वर्ट करना है तो उसको डेनोवो बोलते हैं ठीक है तो मेकिंग एनी ऑल्टरेशन चेंजेस इज कॉल्ड एज डेनोवो देखो मैं आपको बताता हूं डेनोवो विथ आईसीएसआई डेनोवो प्रोसेस देखो ये वर्ड आया आईसीएसआई गाइडलाइंस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डेनोवो वो डेनोवो देखो ये दिख रहा है आपको ICSI.edu एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डेनोवो ओके चलो मैं आपको साइट अगर पॉसिबल है वहां दिखाता हूँ क्यों मैं आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऐसे वर्ड्स याद रहेंगे ना तो बहुत मुश्किल होगा बेटा प्रैक्टिकली जितना पढ़ोगे दैट इज गुड I just try to search here. शायद वो लॉगिंग करके आता रहेगा बट है डेनोवो पक्का है ठीक है ना आप जो कभी भी आपको काम पड़ेगा डेनोवो का भी पढ़ना नहीं चाहिए मैं तो बोलता हूँ पहले ही क्लियर हो जाओ सब चीज़ है ठीक है तो डेनोवो मीन्स टू ऑल्टर और टू मेक एनी चेंजेस डेनोवो to make something new or to alter deceive someone deceit दूसरे को मिसलीड करना दूसरे के साथ यू नो जानबूझ के उसको फ्रॉड करना दैट इज टू डिसीट चीट समवन हुआ रहेगा कभी आप ऐसे गए होंगे कोई शॉप के अंदर शॉप में आपने कुछ सामान खरीदा सपोज 50-60 रुपीज़ का ठीक है अब मैं एक्सपीरियंस नहीं बता रहा हूँ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ बचपन में ऐसा होता है तो आपको मम्मी पापा ने बोला बेटा जा कुछ सामान लेकर आ जा आप बहुत कंटाले में हो आपको कुछ काम दे दिया बहुत बड़ी जिंदगी में बड़ा काम दे दिया आप बोलते हो जा ठीक है लाता हूँ एकदम एटीट्यूड के साथ आप जाते हो शॉप पर आप शॉप पे हुआ क्या आपने सामान आया 55 रुपीज़ का आपने कैडबरी ले ली 5 रुपए की 60 रुपीज़ हो गए आप घर पे बोला हाँ सामान 60 का है ये नहीं बताया कि कैडबरी ली थी प्राइसिंग बड़ा चढ़ा के बताकर 60 रुपीज़ चॉकलेट इन टू डिसीट विथ योर पेरेंट्स यू हैव डन दैट या हो सकता है कि आप शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद 60 रुपीज़ हो गया शॉपकीपर का गड़बड़ में था तो उसने पूछा आपने पैसे दिए क्या बोले हाँ दे दिए आपने दिए नहीं आपको मालूम है 100 रुपये जेब में ही पड़े वाह तो दिस इज टू डिसीट समवन दैट इज टू मिसलीड और चीट समवन एंड डेल क्रेडे एजेंट ये वर्ड अकाउंट्स के अंदर भी आता है डेल क्रेडे एजेंट डेल क्रेडे एजेंट मतलब क्या जो बेसिकली गुड्स बेचेगा भी और डेट्स का डेटर से कलेक्शन का भी जिम्मेदारी लेता है बैड डेट्स की जिम्मेदारी लेता है एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 50 टन माल पड़ा है मेरे पास एक एजेंट आया बोला मेरे बहुत कॉन्टैक्ट्स में माल बेच के दूंगा मुझे 3% कमीशन चाहिए 3% कमीशन चाहिए मैंने बोला ओके बट मैं बोला तू जिस शॉपकीपर को बेचेगा वो किस भरोसे लायक है मुझे क्या पता तू तो किसको भी बेच के आ जाएगा अपने कमीशन के लिए बोला एक काम करो वो पेमेंट की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ
फिर मुझे 5% कमीशन दो, 3% प्लस 2% रिस्क लेने का, वो पैसे के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, ऐसा बोल रहा है। मतलब बहुत ही बढ़िया, 5% कमीशन। अब वो एजेंट मेरा माल बेचेगा और उसको मैं एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन दूंगा क्योंकि उसने बैड डेट्स की जिम्मेदारी ली है। कल वो कस्टमर ने पैसे नहीं दिए, वो एजेंट अपने जेब से पैसा देगा, हर कस्टमर से पेमेंट के लिए जिम्मेदार रहेगा, उसका एक्स्ट्रा एफर्ट है, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ऐसे जो एजेंट जो बैड डेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, डेटर का पैसा डूब गया तो वो भरेंगे, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज डेल क्रेडे एजेंट। देखो, he is a mercantile agent who is in consideration of extra remuneration। देखो नोट्स में क्या लिखा है, extra remuneration called a del crede commission undertakes to indemnify, भरपाई करना एम्प्लॉयर को against the loss arising from the failure of the person to whom the contract to carry out is made। अगर जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है वो पलट जाए, पैसे ना दे, तो आज जो एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल है, उसका नुकसान ना हो, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो, दैट एजेंट इज कॉल्ड एज डेल क्रेडे एजेंट। दैट एजेंट इज कॉल्ड एज डेल क्रेडे एजेंट। तो आपको 3 वर्ड मैंने पढ़ा दिए, डेनोवो पढ़ाया, डिसीट पढ़ाया, डेल क्रेडे एजेंट पढ़ाया बेटा। स्टार्ट राइटिंग द सेम। आई होप आप लिख रहे हो। ओके, आई होप आपने लिखा है। चलो कम ऑन। डेनोवो टू डू समथिंग न्यू, डिसीट टू मिसलीड समवन, डेल क्रेडे एजेंट। ध्यान से लिखना बेटा, समझ के लिखना है। ओके, अब ये देखो, अगला वर्ड है एडजुस्डम जेनेरिस। ठीक है, एडजुस्डम जेनेरिस मींस, समझ में आना मेरी बात, एडजुस्डम जेनेरिस मतलब देखो, अगर मैं आपको बोल रहा हूं मिल्क, कर्ड, पनीर, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा वर्ड है। अब ये एक्सेट्रा का मतलब, सपोज मिस्टर रामलाल डील्स विथ मिल्क, कर्ड, पनीर, एक्सेट्रा। अब वो कल, इसका मतलब ये नहीं आप उसको पूछो रामलाल आप कार बेचते हो क्या, आप बलून्स बेचते हो क्या, एक्सेट्रा। बोले नहीं नहीं बेचता हूँ। बोले आपने एक्सेट्रा लिखा है। अरे वो एक्सेट्रा एक जनरल वर्ड है, उससे पहले कोई स्पेसिफिक वर्ड है, तो जनरल वर्ड इज फॉलोड बाय द
specific word and then general word. That general word should be interlinked to the specific word. Starting के word क्या है? Milk, कर्ड, पनीर एक्सेट्रा, मतलब मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बात चल रही है एक्सेट्रा में. आप उधर बलून एंड कार नहीं ला सकते. समझो मेरी बात. अगर मैं आपको बोलता एप्पल, ऑरेंजेस, पाइनएप्पल एक्सेट्रा, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेट्रा मीन्स फ्रूट्स. इट डजंट मीन आप लिखोगे उधर वेजिटेबल्स. गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस रूल वेयर बाय देयर आर सर्टन specific words and then general words, then that general word should be linked to the specific words in the beginning is called as adjustum generis. क्या बोलेंगे? adjustum generis. तो ये देखो, where there are general words following a particular or specific word. अपने एग्जाम्पल में particular specific word क्या था? मिल्क, पनीर, कर्ड एक्सेट्रा. द जनरल वर्ड मतलब अपने एग्जाम्पल में एक्सेट्रा था, मस्ट बी कन्फाइंड टू द थिंग्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ दो स्पेसिफाइड. स्पेसिफाइड वर्ड्स जैसा ही जनरल वर्ड्स का मीनिंग है. समझे क्या मेरी बात? दिस इज कॉल्ड एज एडजस्टम जेनेरिस. ऐसा होता ना, मिस्टर रामलाल डील्स विद ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स, मतलब वो ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट रिलेटेड है, जनरल वर्ड है. तो ये हो गया एडजस्टम जेनेरिस. अब मैं पढ़ा रहा हूं बेटा एक्स पार्टी, नॉट द पार्टी यू ऑलवेज टेल. पार्टी चाहिए है, अचीव करो फिर पार्टी. तो एक्स पार्टी का मतलब क्या? सब एग्जाम्पल है. इनकम टैक्स ने सपोज एग्जाम्पल है रामलाल को नोटिस भेजा कि मिस्टर रामलाल अपीयर बिफोर अस एट 2 o'clock इन जुलाई. रामलाल जुलाई में नहीं गया. और एक नोटिस गई, मिस्टर रामलाल बेस्ड ऑन द नोटिस सेंड अर्लियर प्लीज देयर इज द लास्ट वार्निंग अपीयर इन ऑगस्ट, 10th August. रामलाल गए नहीं. फिर फाइनल ऑर्डर, मिस्टर रामलाल अपीयर ऑन 10th September, अदरवाइज वी विल पास एक्स पार्टी ऑर्डर. एक्स पार्टी ऑर्डर. रामलाल को एक्स पार्टी ऑर्डर माहित नहीं. अभी हम लोग क्यों बैठे कंसल्टेंट. एक्स पार्टी ऑर्डर मतलब क्या? जो भी ऑफिसर है या जज है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट है, विदाउट द पर्सन बीइंग प्रेजेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल, ही विल पास द ऑर्डर. अब वो रुकेगा नहीं कि रामलाल कब आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा हो गया. तो मेरी बात समझना कि यहां पर एक तरीके से वो ऑफिसर अब क्या करेगा, जो भी उसका फैक्ट्स अवेलेबल है, पार्टी तो प्रेजेंट हो ही नहीं रहा, वो प्रेजेंट नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्टली ऑर्डर पास करेगा कि मिस्टर रामलाल को 2 करोड़ रुपए टैक्स भरना है, 50 लाख रुपए पेनल्टी भरनी है और 1 साल जेल जाना है. विदाउट द पार्टी बीइंग प्रेजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टी प्रोसीडिंग्स कंक्लूड कर देना. दैट इज कॉल्ड एज एक्स पार्टी ऑर्डर. तो देखो, एक्स पार्टी proceedings in the absence of the other party. Proceedings in the absence of other party. And estoppel word तो मैं ठीक है आपको समझाता हूँ. एक काम करो, I want you guys to write down adjustum generis and write down ex party. पहले इतना समझो फिर आगे बढ़ेंगे. I hope you are writing.
लिखो रे, जल्दी ढोक लो। आ गया मैं। एक्स पार्टी के बाद एस्टॉपल, एस्टॉपल वर्ड पर आता है। यहाँ पे तिरुपति नहीं लिखा है, एक तिरुपी है, ध्यान दो, समझाऊंगा उसको भी। एक मिनट रुको। ये तो आपने पढ़ लिया है, इंजुरिया सिंडैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, इंजरी विदाउट डैमेज, ये आपको आता है। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ऑलरेडी हो चुका है। लिखो इंजरी विदाउट, सॉरी, इंजुरिया सिंडैमनम, इंजुरिया सिंडैमनम, इंजरी विदाउट डैमेज, that is injury without damage. ओके, ये आपको आता है। फोर्स मेजूरे, ये वर्ड बहुत कॉमन है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, और स्पेसिफिकली अब जो कोविड सिनेरियो है उसमें फोर्स मेजूरे क्लॉज होता है हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कि भाई सर्कमस्टांसेस आ गए ऐसा कि हमें शॉप्स बंद करना पड़ रहा है तो हम एग्रीमेंट टर्मिनेट कर सकते हैं, फोर्स मेजूरे क्लॉज। मतलब अगर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आई है, इमरजेंसी सिचुएशन आई है, तो वी कैन स्टॉप द कॉन्ट्रैक्ट इन बिटवीन, हम रेंट नहीं भरेंगे। ये हर एग्रीमेंट के, हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होना चाहिए, दैट इज फोर्स मेजूरे क्लॉज। और इनफैक्ट मैंने ऐसा स्टडी किया है कि 100% में से 90% क्लाइंट ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालते ही नहीं, गलती उनकी। अब उनको रियलाइज हो रहा है कि एक सही कंसल्टेंट पकड़ना चाहिए, मयूर अग्रवाल जैसे, और उनसे एडवाइस लेना चाहिए कि भाई ये जो एग्रीमेंट है वो, बाकी लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, हम लोग हर एक क्लॉज को लेकर सीरियस रहते हैं। तो फोर्स मेजूरे क्लॉज जो है, सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड वन कंट्रोल, इररेजिस्टेबल फोर्स और कंपल्शन। ठीक है, आज सभी के घर, शॉप्स, सब फोर्स मेजूरे क्लॉज के तहत बंद पड़े हैं, तो उनको राइट होना चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे, कैंसल करे, और वो रेंट ना भरे। हर क्लॉज के, हर एग्रीमेंट में होना जरूरी है। राइट डाउन फोर्स मेजूरे। राइट डाउन प्लीज, आपके लिए रुका हूं, मैं आपको टाइम दे रहा हूं ये लिखने के लिए। आज ये चैप्टर का पहला दिन है तो ये शॉर्ट सेशन रह सकता है। मैं चाहता हूं कि जितना पढ़े आप सही ढंग से रिवाइज करें। Circumstances beyond one's control or irresistible force or compulsion. Circumstances beyond one's control or irresistible force or compulsion. फोर्स मेजर है। मैं मेन पहले पढ़ा रहा हूँ आपको, मेन, फिर बाकी हम आएंगे, क्योंकि यार आज ही आपको सारे मैगजीन एंट्रेंस लेवल पे आ जाए इम्पॉसिबल है। हमको भी जब हमने तीनों लेवल किए तब जाके सब मैगजीन्स आए। ठीक है, इंस्टीट्यूट ने उठा के पोर्शन बना दिया है। ये देखो, मेंस रिया, not the Ria your friend, I am talking about men's, not men. Okay, it's men's Ria, guilty mind। सोचो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मेंस रिया का। सपोज मैं एक दिन ऐसे नाइफ खेल रहा था, ऐसे नाइफ कैच खेल रहा था, अचानक से गिर गया। मैं बालकनी में खड़ा था, किसी के ऊपर गिर गया, टपक गया। अरे मैंने उसको इंटेंशनली नहीं मारा, एक्सीडेंटली मारा, तो मैं गिल्टी माइंड नहीं हूँ, इनोसेंटली मारा। गलत हुआ है, बट इंटेंशनली मारा या नॉट इंटेंशनली, नॉट इंटेंशनली। बट मैं ऐसा नाइफ लेके खड़ा था बालकनी में, एक दिन देखा मेरा दुश्मन बाटी जा रहा है, एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं करता हूँ मैंने जानबूझ के तो फेंक के मारा, गिल्टी माइंड, मैंने जानबूझ के किया। तो हर क्राइम में लाइक होता ना, एग्जाम्पल डिफेंस, आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा तो आप डिफेंस में मार देते किसी को, तो आप गिल्टी माइंड नहीं हो। बट आपने जानबूझ के मारा, वो मरे, इसलिए वो होता है गिल्टी माइंड, जो लॉ में बोला जाता है मेंस रिया। क्या बोला जाता है? मेंस रिया। राइट डाउन। और एक है मैलाफाइड इंटेंशन, बोनाफाइड गुड फेथ, मैलाफाइड बैड फेथ, गलत इंटेंशन।
आपने बोनाफाइड वे में कॉन्ट्रैक्ट किया, गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। मलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो राइट डाउन मैलाफाइड एंड मेंस रे प्लीज। Malified, bad intention, mens rea, guilty mind. ये वर्ड है पियूसिनी मॉर्गेज, ये आपको एग्जीक्यूटिव में आएगा बेटा। पियूसिनी मॉर्गेज ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। पियूसिनी मॉर्गेज मतलब क्या, वही प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को मॉर्गेज करना। सपोज ये घर है, 1 करोड़ का घर है, 1 करोड़ का घर है। अब 1 करोड़ का घर पहले एक बैंक के पास गिरवी रखा और वहां से 50 लाख लिए, फिर दूसरे बैंक के पास गिरवी रख के बाकी 40 लाख कर्जा लिया। अब वही सेम प्रॉपर्टी दो जगह मॉर्गेज करना है। जब सेकेंड टाइम मॉर्गेज किया उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज, मतलब कीप एज अ सिक्योरिटी, गिरवी रखना घर को, कीप एज अ सिक्योरिटी। तो दैट विल बी कॉल्ड एज पियूसिनी मॉर्गेज। ठीक है। आप बोले सर एक ही घर के 2 बैंक कैसे, क्या? अरे भाई करोड़ों का लैंड है, एक अकेला बैंक, सपोज एक लैंड है 100 एकड़ लैंड है, उस 100 एकड़ लैंड पे कम से कम 80 करोड़ की वैल्यू है। अकेला बैंक पूरा कर्जा देगा तो मालिया जैसे लोग ऐसे एक ही बैंक को डुबा देंगे। तो बैंक क्या करता है, नहीं मैं 30 ही लाख दूंगा, 30 करोड़ दूंगा। तो HDFC बैंक ने 30 करोड़ दे दिए, ICICI बैंक ने 30 करोड़ दे दिए, वही प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज्यादा है, तो ये वही प्रॉपर्टी दूसरी बार मॉर्गेज हो गई। दैट इज कॉल्ड एज पियूसिनी मॉर्गेज, दैट इज कॉल्ड एज पियूसिनी मॉर्गेज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वेरी क्लियर। तो same property being mortgaged to another person is called as Piusini mortgage. Write down Piusini mortgage, second mortgage. Piusini mortgage, second mortgage. प्रोरेटा, ये प्रोरेटा अलॉटमेंट। शेयर सपोज एग्जांपल है 50 लाख लोगों ने शेयर के अप्लाई किया, हम सिर्फ सपोज एग्जांपल है 30 लाख शेयर देने वाले, तो किसने 10 शेयर अप्लाई किया तो 3:5 उसको प्रो रेटा मिलेंगे। जिसने 100 शेयर अप्लाई किया, जिसका जितना प्रपोर्शन वितना उसका राइट, दैट इज इन प्रपोर्शन, प्रो रेटा। ठीक है ना बात, इन प्रपोर्शन। ठीक है, लिखो। आई होप यू आर राइटिंग, मैं आपके लिए रुका हूं, चलेगा। तो आज हमने काफी सारे लीगल मैगजीन देखे, आज थोड़ा सेशन रहा है। विल कैच सून इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय माता दी। थैंक यू।